हर व्यक्ति को एडवाइस करते हैं रिटर्न जरूर फाइल करने की कोई बात ही नहीं है। रिफंड आ जाना चाहिए। हाउस वाइफ है, अगर उनके नाम से उन्होंने कोई एक एफडी करा दी, दुकानदारों का नहीं, उनको गलत भर रिक्वायरमेंट दिया है तो उसको वो रेक्टिफाई करने के लिए बोलेगा, तो गवर्नमेंट जो है उस पे इंटरेस्ट सहित पेमेंट तो तक उसकी ले सकते हैं पेनल्टी, वापस आ सकता है उसके लिए। रिटर्न्स की एंट्रीज पकड़ी गई हैं, बोगस रिटर्न्स के रिफंड्स पकड़े गए हैं, तब से गवर्नमेंट ने सर्विस वाला ITR 1 कर सकता है। हाँ, बिजनेस क्लास से ITR 4, ITR जो है सेंट्रल GST का छापा पड़ा, 7 से बढ़ाकर रिबेट 12 कर दी। 80 CCD 2 की ही रिबेट आपको मिलेगी, किसी सेक्शन की रिबेट आपको नहीं फाइल करना अनिवार्य है 4 लाख से ऊपर। नमस्कार दोस्तों, जेके की चौपाल आज लगी है ITR फिल करने के लिए। हम और आप डरते हैं ITR भरने से और जानना चाहते हैं कि आसान तरीका है क्या कि आम लोग भी इसको भर सकते हैं। तो हम इसी एक पहलू पर आज आए हैं एडवोकेट दलपत सिंह राठौर के पास, जो कि काफ़ी समय से ITR भर रहे हैं और लोगों की जो मुसीबत है उनको आसान करते हैं। और हम जानेंगे पहले इनसे ही कि भाई किस प्रकार ITR भरना चाहिए और जो आपके पास शंकाएं हैं तो उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। कोशिश पूरी रहेगी। तो आइए मिलते हैं दलपत सिंह राठौर जी से। नमस्कार जितेंद्र जी। तो जनता यही जानना चाह रही है, हमारे दर्शक हैं कि ITR भरना जरूरी क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्यों जरूरी है। ITR भरना इसलिए जरूरी है जिससे कि हम सरकार को अपना आय व्यय का ब्यौरा दे पाएं जी करेक्टली। क्यों जो भी आपने कमाया है, किसी रूप में कमाया है, गलत तरीके से नहीं कमाया है, सही तरीके से कमाया है, उसको हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर फॉर्म में भर के सरकार के सामने प्रेषित करते हैं। उसको सरकार एनालाइज करती है कि आपके द्वारा दिया गया डाटा सही है या इसमें कुछ कमी है। लेकिन ये है कि जिसके पास आय के स्रोत हैं उनको जो है ITR फाइल करना अनिवार्य है। और यही जो है मतलब कि सरकार की मंशा भी है कि हमारा प्रत्येक नागरिक जो इस दायरे में आता है वो सरकार को अपनी इन्फॉर्मेशन प्रेषित। ITR भरना जरूरी तो आपने बता दिया कि जरूरी है, लेकिन किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए, इसके दायरे में कौन आते हैं। इसको जिनकी आय जो है करयोग स्लैब्स के ऊपर है, जैसे सपोज करिए अभी आपका जो 4 लाख से ऊपर सालाना आय है तो उसके लिए जो है रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। भले ही उस पर टैक्स बने अथवा ना बने, लेकिन ITR फाइल करना अनिवार्य है 4 लाख से ऊपर। क्योंकि बहुत से केसों में ऐसा होता है उनकी आय कम होती है लेकिन उनकी इंटरेस्ट इनकम अधिक हो जाती है। वो सब जो है एक जगह जब इकट्ठी होती है तो वो आपकी जो है करयोग आय के रूप में तब्दील हो जाती है। अच्छा, हाँ। और जिनका मतलब कि ITR ना भरने के लिए आपने प्रश्न किया, वो व्यक्ति इससे छूटे हुए हैं जिनकी आय जो है कर के दायरे से बाहर है। जैसे कि 2.5 लाख 3 लाख के दायरे में आप आ रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आयकर विवरणी दाखिल करें। अच्छा, नहीं जैसे कि आपने 4 लाख बताया, स्लैब तो शायद ज़्यादा का है ना। नहीं, स्लैब 4 लाख का है, लेकिन जो अभी 7 लाख तक एग्जम्पशन है वो 87A के अंतर्गत छूट दी गई सरकार के द्वारा। अगर आपकी जो 4 लाख से ऊपर आ रही है आय तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी, भले ही उस पर आपका टैक्स बने अथवा ना बने। अच्छा, मतलब रिटर्न भरना जरूरी है जिनका 4 लाख से ऊपर इनकम है, लेकिन जो एग्जम्पशन है वो 7 लाख तक का है। हाँ, एग्जम्पशन वो 87A के अंतर्गत छूट, रिबेट कहते हैं। अच्छा, रिबेट। हाँ। अच्छा, इसमें जरूरी है कि सेक्शंस कौन से हैं, जैसे कि 87A आपने बताया। 80 रिबेट 87A में मतलब क्योंकि न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम जी दो चल रहे हैं जी। अब मोस्टली जो है सरकार का मतलब कि ध्यान केंद्रित है कि जितने SSC हैं, SSC मतलब कि टैक्स पेयर्स, अच्छा, तो वो जो है नए स्लैब को अपनाएं, न्यू रिजिम को अपनाएं, जिसके अंतर्गत जो है आपको 7 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन मिल जाता है। जी जी। अगर इन केस वो सैलरीड क्लास है तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का एडिशनल मिल जाएगा, यानी कि 7,75,000 रुपये तक कोई टैक्स उस पर नहीं आएगा।
मतलब 75,000 किस चीज़ का मिल जाता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन तो SD कोई भी का। सर्विस वाला? सर्विस क्लास के लिए। अच्छा। और जैसे दुकान उकान वाला या नहीं, बिजनेस वाला है उनके लिए उनके स्टैंडर्ड लिए? डिडक्शन नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर उनकी इनकम जो है एग्जम्पशन लिमिट से यानी कि 7 लाख से ऊपर निकलती है जी। तो उनको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ठीक है, उनको 775 का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा। लाभ जो सिर्फ ये सैलरी क्लास के लिए है। सैलरी कास्ट में मतलब चाहे वो सर्विस वाला हो चाहे रिटायर्ड हो? हाँ, चाहे रिटायर्ड हो, कोई क्योंकि भी। पेंशन इनकम हो, हाँ। चाहे वो आपकी प्रेजेंट टाइम सर्विस कर रहा हो। हाँ, किसी टाइप की सर्विस हो, डिफेंस वाला हो हाँ, या चाहे वैसे डिफेंस और सिविल सर्विस हो, चाहे कैसी भी एनी टाइप। अच्छा। अच्छा, जो इसमें और कोई सेक्शन आते हैं जैसे 87 ए आपने बता दिया? एटीएम पर रिबेट के जो न्यू रिजिम है, इसमें ये 87A का ही रिबेट है। दूसरा जो है एक सेक्शन है 80CC-D2। जी। ये जो पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट होता है जी। उसकी रिबेट आप ले सकते हैं। कोई भी आपके पास नहीं, वो किस छूट तरह की नहीं। इसकी होती है जो? जैसे कि अभी जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं उनकी पेंशन नहीं है, जी। पेंशन नहीं है, तो उनके लिए जो है गवर्नमेंट ने 80CC-D1 CC-D2 मतलब कि एक पेंशन योजना इसने मतलब कि लाई हुई है, जिसमें मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉय का होता है, कुछ एम्प्लॉयर का होता 2004 है। से जो बाद में भर्ती हुए थे हाँ हाँ, उनका। उनके लिए जो थी। अच्छा। हाँ, उनका। अच्छा। तो इसमें जो है सिर्फ जो है आपको 80CC-D2 की ही रिबेट आपको मिलेगी अच्छा। है, बाकी किसी सेक्शन की रिबेट आपको अच्छा, नहीं जो मिलेगी। 87 ए वाली नहीं मिलेगी? 87A तो है ही है। अच्छा, उसके अलावा जो उसके जैसे अलावा 75,000 आपने बताया था वो हाँ, नहीं मिलेगी? लेकिन ऐसा है ना कि वो अगर आपकी इनकम 775 से ऊपर निकल जाती है, उसके बाद वाली बता रहे हो? सपोज करिए जी। 775 से ऊपर निकल जाती है, जी। तो आपका जो 87A की रिबेट है वो भी खत्म हो जाती है। फिर आपका स्लैब जो है जी। ये नीचे बॉटम से चालू हो जाता है, 4 4 लाख। लाख से जी। चालू हो जाएगा। अच्छा। हाँ अगर ऊपर चलेगी तो आप शुरू से आपका 4 लाख के हाँ बाद से हाँ, इनकम टैक्स हाँ, लगेगा? अगर जिनकी इनकम ही सिर्फ जो है 7 लाख या 775 है, जी। उन पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर मान लो 780 हो गया 75 की जगह, हाँ, तो फिर वो मतलब कि जो 5,000 रुपये आपका बना है तो उसमें जो है एक रिबेट है, लेकिन वो मतलब कंप्लीट टैक्स उस पर नहीं आता है, लेकिन जो 5,000 पे नॉमिनल टैक्स होता है वही आएगा। अच्छा, आम जनता का सबसे बड़ा जो नॉर्मल कंफ्यूज में क्या रहते हैं कि मान लो 15 लाख का आपकी होगी सैलरी होगी, तो उसका टैक्स किस प्रकार लगता है? मतलब कितने कितने पूरे पे लगेगा, जैसे मान लो 15 लाख पे लगेगा, या कुछ डिवाइड में लगता है, कैसे नहीं, लगता है? डिवीजन करके होता है। अच्छा। हाँ, ये 7% तो आपका एक्सक्लूज रहेगा ही रहेगा। जैसे कि सपोज करिए कि 5 लाख से 5 से 7.5 हुआ, 5% हुआ, 7.5 से ढाई और जोड़ दीजिए, जी। 10 लाख पे 10% हुआ, जी। फिर मतलब उसके बाद ढाई और ऐड कर दीजिए, 15% हुआ, फिर ढाई और ऐड कर दीजिए आप, 20% हुआ, बस 2.5 लाख रुपए बढ़ते चले जाएंगे, उसके हिसाब से स्लैब आपका चेंज होता चला चेंज होता जाएगा। रहेगा। हाँ, जब मतलब 25 लाख 30 लाख 25 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे जी। तब जाके जो है वो आपका मतलब से 30% पे पहुंच जाएगा। जो 30% होगा, जो वो उससे ऊपर होगा तो हाँ, उसके ऊपर लगेगा। हाँ, 30% जो है जो 25 लाख से ऊपर होगा आपका, जी। 25 लाख से ऊपर जो भी आ जाएगी आपकी, जी। उस पर 30%। 775 तक एक्सक्लूज है। एक्सक्यूज है, लेकिन अब जो इस फाइनेंशियल ईयर में चेंज कर दिया गया, जी। इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने से बढ़ाकर रिबेट 12 कर दी। 12 कर दिया अभी। हाँ, 7 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। 12 कर दिया है। तो मतलब 12 लाख तक जिस बंदे की सैलरी 1 लाख रुपए मंथली है, जी। उसको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे 75,000 जो आप बता रहे थे, ये भी बढ़ा है क्या? ये 75,000 रहेगा, यानी कि 12,75,000 रुपए तक। नहीं, जैसे 12 इन्होंने बढ़ा दिया था, नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेमी 75 ही रखा है, 75। उसको नहीं बढ़ाया है? नहीं, अच्छा। ये रिबेट बढ़ा दी इन्होंने 5 लाख रुपए, ये 12 कर दिया सीधा? ये 12 कर दिया। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है 12,75 जैसे किसी का हो गया है, तो उसके बाद उसकी इनकम 13 लाख या 14 लाख, तो फिर वो 12,75 तक तो माफी लगेगा? नहीं, 12,75 तक माफ है, लेकिन जब हमने आपसे क्या कहा, जब ये 12 क्रॉस कर जाए या 12,75 क्रॉस कर जाएगा जी। फिर आपका स्लैब जो है वो 4 लाख से चालू हो जाएगा। अच्छा, वो 4 लाख से चालू हो जाएगा? हाँ, तो 4 लाख के बाद टैक्स लगेगा? हाँ,
4 लाख चालू हो जाएगा। तो वो जैसे फिर ऐसा हो जाएगा 4 लाख से 8 लाख, 4 से 8 का है। 8 का 5% हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, और जो है कि फिर 8 से 12 10% है, और 12 से 16 15% है, और 16 से 20 20% है, और 20 से 24 25% है, और 25 से अबव 25 से अबव वो जो है आपका 30%। 30% है। अच्छा, इसी प्रकार वो लगता चला जाएगा। हाँ हाँ जो ओल्ड रिज्यूम है और न्यू रिज्यूम है, तो उसमें फायदा किसको रहता है? देखिए, ओल्ड रिज्यूम है, ओल्ड रिज्यूम में ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि ओल्ड रिज्यूम में आप चैप्टर 6A के रिबेट्स लेते हैं, लेकिन जो है रिबेट जो है आपका LIC है या NSC है, ये सब मिला के जो है 1.5 लाख रुपए तक एग्जाम्पशन आप ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पे आप 2 लाख रुपए का एग्जाम्पशन ले सकते हैं। लेकिन हमारे समझ से जो है जो न्यू रिज्यूम है वो ज़्यादा बेटर है ओल्ड रिज्यूम के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि ओल्ड रिज्यूम स्टार्टिंग ही जो है आपका 10 सॉरी हाँ 5 से सीधा उठ के 20% पे आ जाता है। 5 से उठा 20%, और 20 से उठा सीधा अच्छा, जो 30। ओल्ड वाले में ओल्ड 5 से में सीधा 20 है, हाँ हाँ, मतलब ये दिक्कत है, बीच के स्लैब सब उसमें नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब जैसे न्यू स्लैब है, इसमें आपका देखिए अकॉर्डिंग टू योर इनकम 5 10 15 20 25 30। ठीक है, मतलब इसमें 25 लाख से ऊपर जाएंगे तो 30% स्लैब में आप आ रहे हैं न्यू रिजिम में। ओल्ड रिजिम में क्या, जैसे ही आप 10 लाख क्रॉस करते हैं तो आप 30% पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, हैं, तो हमारी समझ से बेटर जो है न्यू रिजिम है। अच्छा, ओल्ड रिज्यूम में मिनिमम कितना रहता है? जो एक्सक्यूज या रिबेट है 2.5 2.5 लाख, 2.5 लाख तक है। हाँ। तो ओल्ड वाले में 2.5 लाख तक रिबेट आपको मिल जाता है केवल। लेकिन इसमें जाता है सीधे सीधे, अभी कितना 7.5 था अभी, अभी 7 था, अभी 7 था, अब अब इस फाइनेंशियल ईयर में 12 अभी हो गया। 12 हो गया है। तो दूसरा तो ये अंतर पड़ जाता है। और उसमें लगता है कि आपको जैसे कोई भी LIC है, कोई भी आप इंश्योरेंस कई टाइप के आपने कर रखे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वो एक्सक्यूज है, फंड एक्सक्यूज है, वही तो है उसमें। बस वही चीज है। और नए वाले में ये चीजें हैं क्या? कोई भी चीज है ऐसी? नए वाले में कुछ नहीं है, इस टाइप कोई भी रिबेट आपको एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, केवल सर्विस वाले का 75,000 वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर्विस वाले का। हाँ। तो लेकिन इसमें जो एक्सक्यूज या रिबेट है बहुत लंबा है, 12 लाख से स्टार्ट है सीधा। 12 लाख तक है। 12 लाख तक है, वहाँ 12 लाख तक है, लेकिन वहाँ तो 2.5 से ही स्टार्ट है। हाँ तो उसके बाद में वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट भी हाँ ज़्यादा पड़ जाता है, बीच में गैप नहीं है, छोटे छोटे स्लैब नहीं है। मतलब वही चीज है कि छोटे छोटे स्लैब्स हैं, इसमें आपका मालूम पड़ा कि आपका 2.5 से 5 सीधा ही जो है 2.5 लाख पे 5% पड़ा, जी, 12,500 रुपये हो गया आपका। जी। और 5 से सीधा ऊपर जितने 10 पे पहुंचेंगे तो 20% का स्लैब है। ठीक है, मतलब कि 1 लाख रुपए सीधा वहां पर हो गया टैक्स। जी। 1,12,500 रुपये ये सीधा टैक्स 10 लाख रुपए बन जाता है जाके। ठीक है, अब इसको अगर न्यू रिजिम के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करिए आप, तो आप 10% के दायरे में आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो हमारा न्यू रिज्यूम है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कोई भी, और जो प्राइवेट काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकानदार है किसी टाइप का भी, तो उनमें फॉर्म भरने में इनमें कोई डिफरेंट है क्या? हाँ, डिफरेंस है, फॉर्म्स अलग अलग है। फॉर्म भी अलग है? अच्छा। हाँ, जो सैलरी क्लास है जी। उनका ITR 1 फाइल होता है। क्या होता है? ITR 1। ITR 1। हाँ। अच्छा। और जो बिजनेस क्लास है ITR 3 ITR 4 ये दाखिल किया जाता है उनका। ITR 3 और 4 उनमें, उसमें भी अंतर है? हाँ, उनमें भी अंतर है। अच्छा। जो मतलब कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे प्रॉपरली मेंटेन करते हैं और ऑडिटिंग कराते हैं, तो उनके लिए जो है ITR 3 कंपलसरी है। और जो मतलब कि विदाउट ऑडिट लंप सम अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो 44 AD में जो है अपना 8% नॉर्मल मुनाफा लेके अपना रिटर्न ITR 4 के माध्यम से
फाइल कर सकते हैं। तो सरकार ये समझती है कि सामने वाले व्यक्ति ने जो है अपनी साल की आय जो है का लम सम जो है 8% के हिसाब से मुनाफा लेके सरकार को बता दिया है, उस पर जो टैक्स बनता है वो दे देता है। इससे वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह से झंझटों से मुक्त रहता है। अच्छा। हाँ, वो सीधा सीधा जो है सरकार को, सपोज करिए कि उनका 10 लाख रुपए का आय हुआ है, तो 10 लाख मतलब बिजनेस में आय हुआ है, तो उन्होंने सीधा जो है 8% ले लिया उसका। 8% लिया, जो इनकम 8% की आई वो सरकार को बता दी कि भाई हमारी जो है ये 8% की आय हुई, इस पर जो हमारा टैक्स बना वो हम सरकार को जमा कर रहे हैं। तो सरकार उसको सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेती है, कोई इफ और बट नहीं करती है। अच्छा, नॉर्मल जैसे दुकानदार है कोई, उसके वो किस तरह आता है दायरे में? जैसे नॉर्मल काम कर रहे हैं, वो तो कैश भी ले रहा है और वो तो अकाउंट में लेगा, तभी तो पता लगेगा कि मतलब वो हाँ, इनकम टैक्स दायरे वो- में आया कि नहीं आया। नहीं, वो अपने बिलिंग भी करता है ना, अच्छा। कस्टमर को बिलिंग भी करता है, और जो है पैसा क्या कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ वो उसका अकाउंट बताता है। तो जो उसमें फायदा होगा वही तो आया ना, उसका इनकम टैक्स वही हुआ ना, हाँ, जो फायदा हुआ उसमें इनकम से, टैक्स हमेशा उसके प्रॉफिट पे पड़ता है, जो उसका प्रॉफिट हुआ है। जो उसका प्रॉफिट होता है उस पे पड़ता है। अच्छा, जो कैश लेते हैं दुकानदार, परचूनी दुकान हो गई, नॉर्मल दुकान हो गई, तो उनका तो हिसाब किताब कहीं ना उसको खुद लगा पाता होगा ना आता है दायरे में। तो अब ऐसे कोई काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, मान लो कैश में सारा ट्रांजेक्शन चल रहा है, तो वो अगर मान लो इनकम टैक्स नहीं देता है, तो वो किस तरह वो आ सकता है कि इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स वाले ने छापा मार दिया, बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो कैसे आते हैं? नहीं, परचूनी में देखो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं एग्जाम्पल है। दिया पर खाली परचूनी, हाँ, मतलब जो भी कैश में ट्रांजेक्शन कर रहा कैश है। में देखिए। जैसे कि एक अभी आपने सुना होगा, कन्नौज में एक सेंट व्यापारी थे, हाँ, उनका हाँ, तो करोड़ों में पैसा पकड़ा गया था। हाँ, तो उन्होंने किया था, जैसे वो कैश में करते होंगे सारा कैश ट्रांजेक्शन। में कैश में करते थे, लेकिन उसमें ऐसा था कि जीएसटी जी। जीएसटी जो हमारा जो है जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ। जी। अब उसमें भी जो है मतलब ये अब उस दायरे में व्यक्ति जो भी आ रहा है, भले ही वो कह रहा है कि हमने जो है कैश का बिजनेस किया, कुछ भी किया, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, आप प्रॉपर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तब भी उसकी मॉनिटरिंग जो है हाई लेवल पे होती है, हाई लेवल पे होती है। तो वहाँ से भी जो है आप पकड़ में आ जाते हैं। जब कन्नौज का उदाहरण आपने दिया, जी। कन्नौज का उदाहरण दिया आपने सेंट व्यापारी का, मिस्टर जैन का, जी। है ना? जी। जी। हाँ, उसका जो है सेंट्रल जीएसटी का छापा पड़ा था, उस सेंट्रल जीएसटी का। वो मॉनिटरिंग जो है सीधी जो है दिल्ली से हुई थी, जी। डीजीआरएम के थ्रू, जो मतलब सेंट्रल जीएसटी का जो हेड होता है ऊपर, मतलब हायर पोस्ट होता है, जो मॉनिटरिंग देते हैं डीजीआरएम, जी। उससे होता है। तो वहाँ से मॉनिटरिंग हुई कि आपके द्वारा जो है इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है, और इस हिसाब से जो है आपके पास टैक्स जमा होना चाहिए था, लेकिन टैक्स जमा नहीं हो रहा है और टेन्योर बढ़ रहा है, टेन्योर के अकॉर्डिंगली आपका फाइल होना चाहिए था। तो लेकिन वो चीज़ नहीं, तो उस चीज़ के मतलब संदेह की उसमें जो है छापा मारा गया, वो मतलब कि वो सटीक बैठा जाके उसको। नहीं, आप जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ा सवाल यही है, बंदा हर एक सामान पे जीएसटी तो भर रहा है, तो इनकम टैक्स रिटर्न क्यों? देखिए, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों अलग हेड हैं। जो जीएसटी है वो आपके व्यापारिक लेन देन पे पड़ता है, जो आपने बिक्री किया है उस पे जीएसटी पड़ेगा। और जो इनकम टैक्स है, जो आपने साल भरे में सब खर्चे करने के बाद में अपना शेष बचाया आपने, उस पे आपसे सरकार को टैक्स देना होता है। नहीं, मान लो आप बंदे ने कोई सामान खरीदा, 200 रुपये का आइटम खरीदा, उस पर जीएसटी ले ली गवर्नमेंट ने। हाँ, अब टैक्स तो एक बार ले लिया, अब उसके बाद ही तो उसकी इनकम हुई ना, तो उसके पास बचाई है, तो फिर उसके ऊपर फिर टैक्स है। नहीं, आप समझे नहीं इस चीज़ को, कि उसने सामान खरीद लिया ना, जी। सामान खरीदा है, वो अपने पर्सनल यूज़ का खरीदा, उसने मतलब अपने ड्राइंग्स में खरीदा, लेकिन वो कितना, सपोज करिए बिजनेस क्लास में वो जो है 10 लाख रुपए कमाता है, 10 लाख रुपए कमाया उसने, और उस 10 लाख में जो है उसमें अपने खर्चे भी निकालने हैं, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान का खर्चा, अपने जो अपने कारीगर लगा हुआ उसका खर्चा, प्लस अन्य खर्चे। उसके अलावा जो हमारा जो है
सब खर्चा निकालने के बाद सपोज करिए कि 5 लाख इनकम हमारी बच जाती है, तो हमारी 10 लाख पे इनकम नहीं पड़ी, टैक्स नहीं पड़ेगा। टैक्स पड़ेगा हमारे आके 6 लाख पे। और 6 लाख पे कैलकुलेशन होगा कि हमारा पर टैक्स बनता है अथवा नहीं बनता है। अच्छा, मतलब जीएसटी एसटी अलग चीज़ है, जो चीज़ बन गया है उसके ऊपर हाँ। जीएसटी लग गई। लेकिन बंदे ने कमाए 6 लाख रुपए, 6 लाख में उसने बाद में उसने अपने मेंटेनेंस दुकान का वगैरह वगैरह जितना भी किसी को दिया, सैलरी दिया या कोई भी प्रकार का टूट फूट जो भी चीज़ निकालने के बाद में जो पैसा बचा उसके ऊपर जो है उस पर टैक्स आएगा, उस पर टैक्स आएगा अगर बनता है तो। बनता है। जैसे कि अभी ये बताया कि एक पकड़े गए थे जो कन्नौज वाले, या कोई बंदा आईटीआई चोरी करता पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर पनिशमेंट क्या लगता है कि खाली पैसा का है या जेल वगैरह भी है, क्या है? नहीं, जेल उस कंडीशन में आता है कि अगर आपने बहुत लंबा चौड़ा गमन किया है, आपने बहुत लंबा चौड़ा गमन किया है, तो उसमें मतलब इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीजें हैं। अब नॉर्मल बंदा है, जैसे नॉर्मल कोई है, सपोज करिए कि उसने आईटीआर फाइल नहीं किया है, आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए जो है डिपार्टमेंट आप पे 10,000 रुपये का फाइन लगा सकता है। अच्छा और फिर आपको ये कहेगा कि अपना रिटर्न फाइल करिए। अच्छा, 10,000 रुपये की पेनल्टी डाल देगा। हाँ जी। अच्छा, जैसे कि आपने बोला 4 लाख का से स्टार्ट आईटीआर भरना जरूरी होता है, हाँ हाँ। और वो बंदा नहीं भरता है इनकम टैक्स, वो आईटीआर भरता ही नहीं है, बोला कि भाई मेरा तो लागू ही नहीं था, किस लिए भरना है? तो ये तो आप प्रूफ करेंगे ना, हम मेरे पर लागू हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। हाँ, वो बंदा नहीं भरता है जब रिटर्न फाइल करेगा तभी तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे हमारी इनकम इतनी है कितनी नहीं है। अपने बुक्स ऑफ स्टेटमेंट मतलब बैंक स्टेटमेंट सब प्रोड्यूस करिए, आप उसी से अपना प्रूफ कर पाएंगे कि मेरी इनकम साल की इतनी नहीं है, इसलिए मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। जबकि इसीलिए आईटीआर भरना जरूरी है। हाँ, लेकिन कहीं ऐसा क्लॉज नहीं है कि इनकम टैक्स आपसे कहे कि आप रिटर्न मत फाइल करिए, रिटर्न फाइल करिए। कोई बंदा आईटीआर भरना भूल गया इस साल का, मान लो, तो अगर इस साल भूल गया है तो गवर्नमेंट ने इसकी सहूलियत भी दी है अपडेट रिटर्न फाइल करने की। अच्छा हाँ, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है सहूलियत दी है, वो अपनी लेट फाइन जमा करके अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। अच्छा, मान लो कोई हाँ। एक साल भूल गया, नेक्स्ट ईयर ही भरने गया तो बोला आपने पिछले साल का भरा ही नहीं था। नहीं भरा था, उस पे ही बता रहे हैं, अच्छा, उस पे उस पे? अपना लेट फाइन जमा करके अच्छा, अपडेटेड रिटर्न फाइल आपका हो तो जाएगा। वो ये लेट वाला कितने टाइम तक भर सकते हैं? 1 साल? नहीं, या अब कुछ? अभी तो यह है कि आपका 2 साल तक का बिलेटेड रिटर्न फाइल हो जाता है। 2 साल तक? हाँ, अभी जो है नया एक्ट आने वाला है, ये होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लागू हो जाएगा। ये हमारा पुराना एक्ट खत्म होने जा रहा है 1961 वाला। जी, हाँ, अभी क्या आएगा? न्यू एक्ट मतलब इम्प्लीमेंट होके नया एक्ट आया हमारा। जी, हाँ, वो अगली साल से प्रभावी हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो उसमें जो है अगर जिस व्यक्ति ने अपने अगर 4 साल रिटर्न नहीं भरे हैं जी। तो उन्हें भी जो है सरकार ने परमिशन दी है उसमें कि जो है अपने लेट फाइन से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। अभी 2 साल तक का है? अभी 2 साल का है। अच्छा, आईटीआर का नोटिस किसको आ जाता है? आईटीआर का नोटिस अमूमन जो है उन व्यक्ति को आ जाता है अगर जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किया है, नॉन फाइलिंग के रिगार्डिंग नोटिस आ जाएगा, या जिस व्यक्ति ने आईटीआर फिलअप किया है उसमें गलत एंट्रीज दे दी हैं, गलत इन्फॉर्मेशन सरकार को दी है। जब उसका मतलब कि एनालाइज होता है तो गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट पकड़ता है उस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ हम एसएससी ने फिगर दिया, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उस रिगार्डिंग उससे नोटिस ले लिया जाता है, दिया जाता है उसको कि भाई इसका एक्सप्लेन करिए आप। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मान लो गलत भर गया किसी ने, गलत भर गया है तो अगर आपने ड्यू टाइम में, जो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, जी, विद इन ड्यू डेट में आपने रिटर्न अपना फाइल किया है, तो अगर आपको पता चल जाता है कि हमसे जो है फिगर गलत चली गई है हमारे आईटीआर में, तो आप उसे जो है अपना रिवाइज कर सकते हैं रिटर्न को, वो भी 31 दिसंबर से पहले। अच्छा, इसकी डेट क्या है? एक डेट है, कोई फिक्स है? डेट है, फिक्स है इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई। हर कब से साल कब तक? हर साल 31 जुलाई तक इंडिविजुअल व्यक्ति अपना आईटीआर फाइल कर सकता है। लेकिन कौन सी डेट से स्टार्ट होता है? नहीं, डेटिंग अप्रैल से स्टार्टिंग हो जाती है। अप्रैल से? हाँ, अप्रैल से जुलाई के बीच में उसने हाँ, रिटर्न भर देना है। रिटर्न भर देना है।
जुलाई के बाद जो रिटर्न फाइल होते हैं वो बिलेटेड यानी कि देरी से फाइल रिटर्न कहलाते हैं। जी। उस पे जो है लेट फाइन पड़ता है। तो कितना लगभग पड़ता है? लेट फाइन जो है आपका 1000 रुपया मिनिमम है, मैक्सिमम 5000 रुपये है। 5000 किसका है? जो मतलब कि लेट फाइन मैक्सिमम लेट फाइन। मैक्सिमम मतलब कब तक टाइम पीरियड नहीं है? नहीं नहीं नहीं, टाइम पीरियड तो बताता हूँ मैं आपको, जो है कि ये जुलाई के बाद जो भी रिटर्न्स आपके फाइल होंगे तो 1000 रुपये हो गया। सपोज करिए तो कि 5000 आप किससे लगेगा? हैं? 1000 और 5000 किससे लगेगा? 5 लाख से ऊपर इनकम वाले थे 5 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है उससे 5000 का फाइन पड़ेगा। उससे 5000 लगेगा। कोई भी बंदा अपने आप स्वयं ITR भर सकता है या किसी दूसरे से भरवाना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। व्यक्ति कोई भी स्वयं- ITR भर हाँ, सकता है? अगर आपको जानकारी है तो स्वयं भर सकता है, अच्छा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, सबसे जरूरी ये होता है कि नॉर्मल आदमी बंदा, जैसे नॉर्मल इनकम है और ज़्यादा कुछ उसके पास झमेला है नहीं, इनकम का सीधा है, हाँ, तो क्या वो बंदा अपने आप स्वयं भरने लायक है? हाँ स्वयं भर सकता एक है। तो आपने कानून तो बताया, हाँ उसको लागू है, भर सकता है, हाँ लेकिन वो बिना किसी सहायता के आसान तरीका कोई ऐसा है जिससे वो भर ले अपना फॉर्म? नहीं नहीं, सिस्टम पे तमाम मतलब कि डायरेक्ट उसकी लॉगिन साइट पे जाइए इनकम टैक्स की, वहाँ पे पूरा उनका फॉर्मेट है। अच्छा, गवर्नमेंट की साइट है कोई? हाँ हाँ, इनकम टैक्स साइट है। कौन सी साइट है? ये है incometax.gov.in करके है। आप इस पे जो जाएंगे वहाँ अपना जो है पैन नंबर से लॉगिन करिए, जी तो वहाँ से जो है आप अपना ITR सेलेक्ट करिए, ITR 1 जी। या ITR 4 जिस दायरे में आप आते हैं। सर्विस तरीके वाला से। ITR 1 कर सकता हाँ है? हाँ, और बिजनेस और- क्लास से ITR 4 ITR 3 ये फाइल करेंगे। जी उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाती हैं, वो अपनी फिलअप करिए अपनी। जी। और मोस्टली वो जो ऑनलाइन जो फॉर्म्स आते हैं उस पे जो है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑटो फिलअप होती है। अच्छा फिर आपको चेक करना है कि वो हमारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। जी। हाँ जो मतलब नॉर्मल है, हाँ जो चीज़ पूछी जाती है आप वो अपने अकॉर्डिंग आप भरते हैं। हाँ ये सर्विस बंदा तो आराम से भर सकता है हाँ, भर सकता है। क्योंकि उसमें जो हाँ डिटेल दी हो हाँ, वो अपने लेकिन भर बस ये चीज़ है कि जो भी फिलअप करे वो इंफॉर्मेशन अपनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से दे, क्योंकि अभी कुछ समय से ये सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोग जो है बोगस रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। बोगस रिटर्न्स मतलब बोगस इंफॉर्मेशन देकर बोगस जो है रिफंड क्लेम कर रहे हैं। कारण जो रिफंड के काबिल नहीं भी हैं तब भी जो है लोग गलत तरीके से रिफंड क्लेम करा के सरकार से पैसा ले रहे हैं। इस पे जो है गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है और वहाँ तक अप्रोच भी कर रही है और उनको नोटिस भी भेज रही है कि आपने रिफंड कैसे क्लेम किया, तो वो भी उनको बताना पड़ रहा है। अगर जिससे उसने फाइल कराया है उसके पास भी वो पहुंच रहे हैं, अपने काउंसिल से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उनसे ही पूछा जा रहा है कि आपने किस बेस पे इनका रिफंड क्लेम किया। इसलिए हमारी ये एडवाइस है कि गलत रिफंड को क्लेम ना किया जाए, क्योंकि जो सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास में कोई एग्जम्पशन नहीं है सिवाय स्टैंडर्ड डिडक्शन के, और जो एडिशनल इनकम है उसको भी साथ में लेंगे अगर आप, तो आपकी टैक्सेबल इनकम ही बनेगी, किसी भी दायरे से आप छूटेंगे नहीं। नहीं, जैसे कि सैलरी वाले लेते हैं तो जो इनकम टैक्स भरने वाले हैं जो नॉर्मल लालच देते हैं कैसे करके कि बोले भैया तुम्हारा तो 4 लाख 5 लाख हो गया, 4 लाख इनकम टैक्स लगा बड़ी सैलरी वाले, अरे जब 3 लाख तो हम ऐसे करवा दिए। हाँ तो अभी तक तो शायद वो इधर उधर से फ्रॉड करके कर देते थे, लेकिन अभी वो कैसे पकड़ते हैं उनको? जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि 3 लाख तुम्हारे करवा देंगे, हाँ, तो कैसे करवा देगा 3 लाख उनका? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जो आप डिडक्शन के कॉलम फिलअप करेंगे ITR में, वो उस डॉक्यूमेंटेशन का नंबर मांगता है। अच्छा हाँ, सपोज करिए जैसे कि आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का क्लेम किया। हाँ, सबसे ज़्यादा तो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट का ही लेता है बंदा, मेडिकल ले लेगा, हाउस लोन ले लेगा, दो मोटे मोटे आते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट का लिया तो मेडिकल ट्रीटमेंट का वो बाकायदा जो है आपको पूरा उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, जी किस बीमारी का है, किस डॉक्टर का है, किस हॉस्पिटल का है, वो पूरी ब्यौरा आपको देने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है। मेडिक्लेम पॉलिसी आप से उसे क्लेम करते हैं तो वो पॉलिसी नंबर जो है तुम्हारे को उसे मेंशन करना पड़ता है कि फला मेडिकल पॉलिसी के अगेंस्ट में हमने ये क्लेम लिया है। अगर आप LIC लेते हैं, LIC की पॉलिसी नंबर डालना पड़ता है आपको।
ठीक है, हाउसिंग लोन का क्लेम कर रहे हैं तो हाउसिंग लोन में किस अकाउंट में, किस बैंक से हुआ है, किस अकाउंट नंबर से हुआ है और कितना लास्ट बैलेंस है, वो सब ब्यौरा देना पड़ता था। इससे प्रीवियस ईयर में ऐसा कुछ नहीं था। जब से ये मतलब कि रिटर्न्स की एंट्रीज पकड़ी गई हैं, बोगस रिटर्न्स के रिफंड्स पकड़े गए हैं, तब से गवर्नमेंट ने सख्ती, तो उन लोगों से अप्रोच किया जा रहा है। हाँ, तो पहले तो नॉर्मल भरते थे ना, जैसे मेडिकल क्लेम, हाँ उन्होंने बोल दिया मेडिकल के बेस पे उन्होंने 70,000, 80,000, 1.5 लाख हाँ ले लिया, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट नहीं लगाने पड़ते थे हाँ, किसी प्रकार के। अब मतलब आपको सबका डिटेल देना पड़ता है। हमने लास्ट ईयर जो है कि हमने डिफेंस पर्सन का ही एक ITR देखा था। जी डिफेंस पर्सन, जबकि उनकी सैलरी प्रेजेंट टाइम में इतनी स्मार्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टैक्स के दायरे से बाहर है। जी। ठीक है, लेकिन वो हमने उनका जो रिटर्न देखा तो उनका 100% जो है उन्होंने क्लेम ले रखा था रिफंड का। तो हमने उनसे प्रश्न भी किया, हमने ये आपका रिफंड कैसे हो गया, क्यों आप तो इस दायरे में आ नहीं रहे हैं, ना ही आपका जो है रिफंड बन रहा है, ये जितनी आपकी सैलरी मिली है उसके अकॉर्डिंगली TDS कटा है और उतना ही है। तो उन्होंने बताया कि हमारे रेजिमेंट में जो है कुछ लोग आया करते हैं, वो मतलब बल्क में जो है सभी के पैन नंबर, फ़ोन नंबर ले लिया करते हैं, उसी से ही वो डायरेक्ट वो सिस्टम से एंट्री उठाते हैं और जो है रिफंड के लिए क्लेम फाइल कर देते हैं। हमने कहा ये तो गलत है। तो बोले ये भाई फिर इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, हमको भी इतना पता है कि हमारा रिफंड हमको मिल गया। ये अच्छा, जैसे डिफेंस पर्सनल है अपने, उनको एक तो नॉलेज नहीं होती है कि उनको ये पता लगता है कि इधर से अलाउंसेस, उधर से अलाउंसेस जो भी मिले हैं वो अलाउंसेस एक्सक्यूज़ हैं हमारे, लेकिन ये चीज़ें उनको नहीं पता है कि जो ओल्ड रिज्यूम था उनमें ये चीज़ें रिबेट थी, CA वगैरह 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 चीज़ें थी, तो उसमें वो उनका कम था, यहाँ से रिबेट कम था, 2.5 लाख से था, लेकिन अभी उन्होंने सीधा 12 लाख कर दिया आपको, तो ये किसी प्रकार के एक्सक्यूज़ नहीं है ना अभी, सारे के सारे आप सीधा 12 लाख है सीधा। हाँ 12 लाख है। उसके बाद में आपका कोई फंड कट रहा है, कोई वो आपका पॉलिसी हो रही है, वो सब अलग है, उनका कोई किसी लेना पे देना कोई रिबेट नहीं है। कोई रिबेट नहीं है। तो अब सीधा सीधा है, जितनी आपकी इनकम है तो 12,75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उस पर हो जाएगा। तो इसके अलावा जो भी आपकी इनकम हो रही है उसके ऊपर टैक्स लगना ही लगना है, आपको टैक्स लगना है। कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो इस बार से अब आप नहीं बचने वाले। अगर आपने ऐसा क्लेम कर दिया, हाँ नोटिस आ सकता है उसके लिए, कोई आ जाएगा, हाँ कभी आए। तो उसका जवाब फिर क्या हो सकता है? नहीं, जवाब तो आप अपने डिफेंस में देंगे ही देंगे, या मतलब कि वो चीज है अगर मान आपने लो किसी ने गलत भर भर दिया है तो उसको वो रेक्टिफाई करने के लिए बोले करिए, आपने जो रिफंड क्लेम किया है उसको विद इंटरेस्ट वापस करिए आप। अच्छा, जो आपने, लेकिन उसने लिया नहीं ना वापस, आपने भरा ही था, नोटिस आ गया। नहीं भरा था, अगर वो रिफंड इन केस आपका आ गया, अगर आपने गलत भर दिया है तो उसको रेक्टिफिकेशन के लिए आपका ऑप्शन है ना। अच्छा, नहीं भर लेने से पहले ही एक ऑब्जर्वेशन आ गई, नोटिस आ गया कि नहीं, आपने लेने से पहले नहीं आएगा। अच्छा, वो तो लेने से पहले ये नहीं कह सकते आ गया, लेकिन वो तो बाई चांस की बात है। लेकिन जब केस प्रोसेस होता है, अगर मतलब कि उसमें ही उनको एरर लग जाती है तो आपके रिफंड विदहेल्ड कर देते हैं। जी ठीक है, तो वो मतलब कि आपसे क्यूरी उसकी ले लेंगे। अगर इन केस इशू कर दिया उन्होंने, उसके बाद उनको पता हुआ तो आपको नोटिस डाल के जो है आप गलत क्लेम का आपको नोटिस दे सकते हैं। हाँ, तो ये है कि अगर पहले पता लग गया तो नोटिस पहले आ जाएगा। हाँ। तो आपने वो उतना कम भर देना है। हाँ। मतलब आपको जो एक्चुअल जो है आपने नहीं, वो भरवा मतलब कि देना है। आपको जो है रिफंड जो बनता है प्रॉपर वही लीजिए, मतलब कि गलत क्लेम ना करिए। नहीं, अभी तो इससे ये हो जाता है ना, इसमें कोई पनिशमेंट भी होगा ना, कोई कोई नहीं, चीज़। पनिशमेंट क्यों नहीं है, पनिशमेंट भी यही है ना, आपको इंटरेस्ट का हो रहा है गलत, मतलब कि आप कर रहे हैं, मतलब इसमें पेनल्टी भी, मतलब 300 टाइम पे पेनल्टी भी ले सकते हैं आपकी जो कंसीलमेंट इनकम करते हैं आप। 300 टाइम्स? हाँ, अगर कोई इनकम कंसील कर रहे हैं तो उसकी ले सकते हैं पेनल्टी आपसे। 300 गुना तक आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। सबसे बड़ी बात है, आप क्लेम गलत लो ही मत। और जितने भी लोग आपसे जाके रेजिमेंट में जाके गलत क्लेम करवा रहे थे, भैया हम तुम्हारा इतना रिकवर करा देंगे, वो चीज़ें अब बंद हो गई हैं, क्योंकि अब जो भी भरता है उसके IP एड्रेस पे हाँ। नोटिस जाता है, भाई आपने भरा है। एक तो भरने वाले को नोटिस जाता है और जिसने भरवाया है, मतलब जिसका इंडिविजुअल का खुद, उसके पास भी जाता है। अब IP एड्रेस पर ट्रेस हो जाता है कि ये रिटर्न कहाँ से भरा उसी से गया। होता है। हाँ। इसलिए मेरे कई जान पहचान वाले हैं, उन्होंने अभी ये बंद कर दिया। भाई उनको तो 500 रुपये में भर रहे थे खाली,
तो जो नोटिस आएगा या उसको पेनल्टी पड़ेगी वो तो कई गुना ज़्यादा भरनी पड़ेगी, है ना। और इस मायाजाल में कौन पड़ेगा, इसलिए गलत क्लेम ना करवाएं। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल गलत क्लेम ना करवाएं। जो आपको डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपना रिटर्न फाइल करें। हम मतलब लालच में ना आए कि भाई हम हाँ। इतने कम पैसे में भर रहा है बंदा। सबसे बड़ी बात होती है कि भाई वो 500 रुपये में भर रहा है या देखिए ऐसा है, हर एक की फीस अपनी होती, फीस का कोई मानक नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग चैम्बर में जाएंगे, अलग अलग फीसें हैं, जी तो उसको तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। जी कोई 500 में करता है, कोई 200 में करता है, कोई 1000 में करता है, कोई 4000 में करता है, 5000 में करता है। मतलब कि वो तो रिटर्न की ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि फीस क्या है। हाँ, मतलब उनको एक है ना? रेजिडेंट से इकट्ठे मिल गए तो उन्होंने सोचा हाँ, चलो कम में वो चीज़ डाल है इस देता हूँ टाइप वाला। का। जब हम ITR भर रहे हैं, जब आसानी से आपने बोला भर सकते हैं, हम्म। तो भरते टाइम पे उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? भरते वक्त जो है उसके पास, अगर वो सैलरी क्लास व्यक्ति है तो उसके पास फॉर्म 16 होना उसका ज़रूरी है। फॉर्म 16 क्या हाँ, होता है? फॉर्म 16 जो आपका जो साल में जो आपका जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक फॉर्म जनरेट होता है, फॉर्म 16, ठीक है। वो आपका जो अकाउंट सेक्शन है वो आपको प्रोड्यूस करता है, अच्छा, जिसमें आपकी सैलरी का पूरा ब्यौरा होता है। जैसे डिफेंस वाला कोई है तो उसके ऑफिस में होगा, ऑफिस में और अकाउंट सेक्शन, पेंशन वाला आदमी होगा तो पेंशन हो, आपकी जहाँ पेंशन आ रही है, या वो बैंक। स्टेट बैंक होगा, जिस बैंक में आ रही है, या ट्रेजरी से मिले ट्रेजरी वाला देगा, या बैंक में बैंक से मिलेगा, जहाँ से भी आपका लिंक है। और जो जैसे बिजनेसमैन है उसका भी बैंक से? नहीं, बिजनेस वाले का फॉर्म 16 नहीं है। अच्छा, उसका नहीं है। नहीं, ये सिर्फ सैलरी क्लास के 16 अच्छा, होता है। अच्छा और जो मतलब ठेकेदारी करता है, या मतलब आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है, उसके लिए जो है फॉर्म 16A होता है। अच्छा, 16A, सैलरी वाले के लिए 16 है? 16, और जो अदर देन सैलरीड पर्सन है जी 16A। अच्छा, वो कहाँ से मिलता है? वो भी जहाँ से भी आप काम कर रहे हैं, सपोज करिए आप ठेकेदारी कर रहे हैं, PWD में कर रहे हैं ठेकेदारी, अच्छा ठीक है। साल में जो भी आपने काम किया उसके अगेंस्ट जो भी पेमेंट आपका हुआ, उस पर जो भी टैक्स का जो भी TDS काटा गया, तो PWD डिपार्टमेंट जो है अपने उस ठेकेदार को उसके अच्छा। एवज में लास्ट में फॉर्म 16A देगा। अच्छा, और जैसे दुकानदारों का नहीं। उनको रिक्वायरमेंट नहीं है? अगर दुकानदारों की कोई मतलब कि बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट्स है या कुछ है, उस पर इंटरेस्ट उनका बन रहा है, उस पर TDS कट रहा है, ठीक है, TDS कटा है, तो उसका सर्टिफिकेट जो बैंक से आप लेंगे तो वो फॉर्म 16A के रूप में ही आपको देंगे। अच्छा, हाँ। तो ये किए हो गया, 16 फॉर्म हो गया, और इसके अलावा? और जैसे कि कुछ व्यापारी या मतलब कुछ लोग इस टाइप के हैं जिनकी इनकम जो है कर योग्य दायरे में नहीं आती है, और उनका जो है फिक्स डिपॉजिट है 4 लाख 5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट बैंक में पड़ा है, उससे सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, और कोई उस पर टैक्स नहीं बनता है, ना टैक्स दायरे में आता है, तो बैंक जो है उस पर TDS ना काटे, इसके लिए जो है व्यक्ति को चाहिए अपने आप उसे जो है 15G फॉर्म भर के बैंक को दे दे, जिससे कि वो उसकी जो इंटरेस्ट इनकम हुई है उस पर किसी प्रकार के TDS की कटौती ना करे। नहीं, 15G किन का, मान लो 15G जो मतलब कि कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उनकी कोई आय नहीं है अलग से, जैसे हाउस वाइफ है, अगर उनके नाम से उन्होंने कोई एक FD करा दी, ठीक है, FD के अलावा उनके पास कोई आय नहीं है, जी ठीक है, तो FD का जो ब्याज मिलता है तो उस पर अमूमन जो है बैंक जो है TDS काट देती है। तो उस TDS से बचने के लिए हमारे को चाहिए कि बैंक को जो है अपना एक 15G फॉर्म भर के हम दे दें। वो तो हर वर्ष भरना पड़ेगा? हाँ, हर वर्ष एंडिंग ईयर के बाद भरना पड़ेगा। जी और 15G फॉर्म जो उसमें डिक्लेरेशन होता है ना, उसमें ये होता है कि मेरी जो है टैक्सेबल इनकम नहीं है, अच्छा टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो ये डिक्लेरेशन 15G फॉर्म में होता है। अच्छा हाँ, तो बैंक फिर आपका उस पर TDS नहीं का, जो इतना इंटरेस्ट बनता है वो पूरा इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और दूसरा है जो सीनियर सिटीजन है, जी 60 साल से ऊपर है, जी, उनके लिए 15H फॉर्म है। 15H फॉर्म उनके लिए भी कंडीशन यही है कि अगर उनकी कोई अदर देन इनकम नहीं है कुछ भी, सिर्फ वो आपकी FD की इनकम है, जो टैक्स मतलब कि इंटरेस्ट इनकम है,
उसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग वो भी अपना दे सकते हैं 15। मतलब जो पेंशनर नहीं है वो, पेंशनर नहीं है, या मतलब जिसकी किसी की पेंशन जो है 2 लाख 3 लाख रुपए आ रही है सिर्फ, ठीक है, इसके अलावा कुछ इनकम नहीं है उनकी। मतलब कोई पेंशनर है, हाँ, अगर अब टैक्स 4 लाख से ऊपर आ रही है, मतलब 4 से नीचे ही आ रहे हैं, मतलब टैक्स उसमें नहीं जा रहे हैं आप। टैक्स 4 लाख से नीचे नीचे होनी हाँ चाहिए। हाँ, आ रही है तो मतलब उसको 15 फॉर्म भर के दे दीजिए। मतलब अगर मान लो 7 या 8 लाख आ रही है तो हाँ, तो मतलब जो है कि आप ये तो नहीं कह सकते हम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। 4 लाख से ऊपर मतलब हाँ, आएगी आप टैक्स के दायरे तो में आ गए। तो 15 भले नहीं आप करेगा। रिबेट का मतलब कि बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन टैक्स का तो उसमें आ रहे हैं हाँ, ना। 4 लाख वाले में तो आ ही रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, तो वो 15 एक्स भर सकते हैं। एग्जम्पशन लिमिट में तो उसमें आ ही रहे हैं ना। जी जी एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस होगी आपकी, तो आपको ये तो नहीं कह सकते मैं टैक्स दायरे में नहीं आ रहा हूँ, रिटर्न फाइल नहीं करूंगा। जी ठीक है, भले ही आप पे टैक्स ना पड़े, रिटर्न तो मैंडेटरी हो गया ना उसको फाइल करना। जी जी। और कोई डॉक्यूमेंट? बस इतने, हाँ। जैसे एक तो पैन कार्ड तो होना चाहिए मस्ट, नहीं, पैन कार्ड मैंडेटरी जिससे है, आप और खुलेगा। साथ में जो है आधार कार्ड का पैन कार्ड से लिंक होना भी मैंडेटरी है। अच्छा अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं है तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव भी हो जाता है। अच्छा हाँ, पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा तो इन फ्यूचर जो है बैंक आपके जो है अकाउंट को सीज भी कर सकती है, फ्रीज कर सकती है। तो फॉर्म भरते टाइम को आपको पैन कार्ड चाहिए, आपको आधार बाकी कार्ड चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए। हाँ लिंक होना उसमें चाहिए। आधार नंबर वगैरह पड़ता है क्या? हाँ, आईटीआर में आधार नंबर पड़ता है और उसी से ही ई वेरीफाई कराया जाता है। अच्छा, आधार और पैन और आपका डॉक्यूमेंट चाहिए दूसरा बैंक 16 और बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट। स्टेटमेंट, मतलब बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट वो उसका कॉपी लगती है क्या? नहीं, कॉपी आप उसी से देखेंगे, इंटरेस्ट इनकम तो आप उसी से ही कैलकुलेट करेंगे ना बैंक स्टेटमेंट से। अच्छा भाई आपको साल में कोई भी इंटरेस्ट मिला है तो आप बैंक स्टेटमेंट से ही देखेंगे ना। अच्छा, ऐसे आप जजमेंट ले नहीं पाएंगे इंटरेस्ट का मिला आपको। तो पूरे साल की इनकम जो सैलरी हमें मिली वो पूरी टोटल जोड़ लेंगे, हाँ, वो कितनी मिली है? नहीं, लेकिन उसके अलावा कुछ इंटरेस्ट इनकम भी तो आपकी हो रही होगी उसमें, मालूम पड़ा कुछ पैसा बैंक में पड़ा है, उससे बैंक आपको ब्याज भी दे रहा है ना। हाँ, तो वो इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होगा, वो आपका चेक तो आपका बैंक स्टेटमेंट से ही होगा। अच्छा, हाँ। वो कोई चीज लगती तो नहीं उसके अंदर? नहीं नहीं, वो नहीं लगेगी। आपने खुद कैलकुलेट करना है। ये इसलिए और चेक किया जाता है, कहीं ऐसी कोई एंट्री तो नहीं है जो आप हमको नहीं बता रहे हैं, वो चीज़ बैंक स्टेटमेंट में आपकी आ रही है। अच्छा मतलब कि बहुत सी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो व्यक्ति नहीं बताता है, वो बैंक स्टेटमेंट से पकड़ में आते हैं। अब तो मतलब 26 AS आ गया है और AIS आ गया है, ये TIS क्या आ होता गया है? है। ये क्या होता है? ये AIS एनुअल इनकम स्टेटमेंट अच्छा आपके बैंक में, इवन आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे जी। वो टोटल इन्फॉर्मेशन जो है AIS पे आ जाएगी आपकी। अच्छा बैंक में आपको क्या ब्याज मिला, क्या आपने ट्रांजैक्शंस किए, क्या प्रॉपर्टी परचेज की, क्या सेल आउट की, क्या आपने इक्विटी में लगाया पैसा, क्या आपने म्यूचुअल फंड में लगाया पैसा, वो सब डिटेल आपकी जो है AIS TIS पे आ जाता है। ये क्या सॉफ्टवेयर है, क्या है, क्या नहीं, है? ये इनकम टैक्स का साइट पे ही एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, उसकी हाँ, साइड ये में। मतलब कि इनकम टैक्स ने ही इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर जो है आप सामने वाले SSC की पूरी इंफॉर्मेशन को कैच कर सकते हैं। अच्छा, वो अकाउंट से लिंक आपके जो आधार से लिंक होता है, आधार पैन से लिंक होता है, आपके जो है जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे ओवरऑल बैंक में या कहीं कर रहे कहीं भी हो, कर रहे हैं आप, वो उसी में पूरा जाता है। उसी में पूरा आएगा। अच्छा, इनकम टैक्स उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो पूरा इसी से कर लेते हैं। आधार से लिंक आपका पैन है, पैन से लिंक आपका बैंक अकाउंट है, सब और चीज बैंक से आपका सीधा वो AIS में आ गया। सब उस पे आ तो आपका पूरा ट्रांजेक्शन पता है उनको कि भाई कितना ट्रांसपेरेंसी पैसा पूरी है उनके पास। पूरा ले रखा है। अगर सपोज बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल आउट करते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अगर आपकी प्रॉपर्टी 30 लाख से ऊपर आपने सेल आउट की या परचेज की, उसकी कीमत सर्किल रेट 30 लाख से ऊपर है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है तहसील से डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच जाती है। डायरेक्ट पहुंच जाती है। हाँ, उनको भेजना मैंडेटरी होता है। 30 लाख से रजिस्ट्रार को। ऊपर? हाँ, रजिस्ट्रार को। 30 लाख से नीचे नहीं है? वो रजिस्ट्रार पर डिपेंड करता है कि भेजे अथवा ना भेजे, लेकिन वो ऊपर वाली चली जाती है। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ भी मतलब कि नहीं छिपानी चाहिए किसी को भी। अभी मान लो किसी ने प्लॉट बेच दिया, हाँ, कहीं बेचने के बाद जो उसके अकाउंट में सैलरी आ गई,
जो पैसा आ गया अकाउंट में, पूरा पैसा आया, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है क्या? नहीं, जो उसने प्लॉट को बिक्री किया है, लेकिन उसने इस प्लॉट को परचेज कब किया था, मेन चीज ये होती है। मान लो किसी का पुराना था, नहीं, कितना प्रॉपर्टी पुराना- थी पुरानी, आज से बहुत साल, 20 साल पुरानी चीज कोई है। बात नहीं, 20 साल पर 20 साल पहले इस प्रॉपर्टी का सर्किल रेट क्या था? 20 साल पहले इस प्रॉपर्टी का सर्किल रेट क्या था? आप इसको जो है वहां से देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसमें उसकी वैल्यू क्या रही उस प्रॉपर्टी की, अच्छा और आज आपने उसको सेल आउट किया, और आज उसका सर्किल रेट क्या है। अच्छा, उसके आज बीच उसका- में जो इनकम हुआ तो वो हाँ, आपका, वो मतलब कि जो बीच का जो सर्किल रेट है आपका, मतलब कि जो डिफरेंस आया है आपका, वो आपकी इनकम हो गई। उस वो इनकम के ऊपर, वो इनकम, वो कैपिटल गेन उस पर कैलकुलेट होगा, हाँ, वो उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। अच्छा ठीक है, अगर आपने आज बिक्री की, अगर इसी पैसे को आपने री इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में ही, तो आप कैपिटल गेन से बच जाएंगे। अगर मान लो कोई अकाउंट में ले लिया, अकाउंट लेके लेने के बाद ले लिया, उसके बाद जो है आपने 2 साल के अंदर जो है, 2.5 साल के अंदर जो है प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट कर दिया, अच्छा ठीक है, तो आपका जो है ये कैपिटल गेन आपका नहीं पड़ेगा आपको। उसमें कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, तो वो मतलब पैसा जो है आपका री इन्वेस्ट, लेकिन वो है कि जितने की आपने सेल आउट की है उतना ही पैसा इन्वेस्ट उसमें होना। अगर ऊपर कर दे तो कोई इशू नहीं है, अगर आपने कम इन्वेस्ट किया उसमें प्रॉपर्टी नई में, जो डिफरेंस बचा है उस पैसे का यूटिलाइज कहाँ किया, अगर वो पैसा आपने पर्सनल यूज कर लिया तो उस पर आप पे टैक्स पड़ जाएगा। उसमें पड़ेगा टैक्स। हाँ। नहीं, वो टाइम है उसके लिए बीच में 2 साल का। हाँ, तो इसका लिमिट है कुछ पैसे का, मतलब कितने लाख तक का है? मान लो किसी 4 करोड़ 5 करोड़ का जमीन बेची, 5 हाँ। करोड़ आ गया, हाँ, तो फिर वो 5 करोड़ उसने प्रॉपर्टी ले ली, हाँ, तो वो तब भी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा फिर उसमें। नहीं लगेगा, हाँ। मतलब उतने पैसे का पूरा। हाँ, आपने री इन्वेस्ट कर दिया ना, री-इन्वेस्ट इसलिए कर दिया, अपने ऊपर फिर- इस्तेमाल नहीं, आपने प्रॉपर्टी यहाँ बिक्री की और यहाँ उठा कर मतलब प्रॉपर्टी में लिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हाँ, है। प्रॉपर्टी ही आप ले लें, उस अच्छा, पर कैपिटल गेन आपका नहीं नहीं पड़ेगा। लगेगा। दूसरा हम्म, कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप सेल आउट करते हैं, अगर उसकी कीमत जो है 50 लाख से ऊपर है, 50 लाख से ऊपर है, तो जो परचेजर है उसको जो है सेलर के पैन नंबर पे 1% का टीडीएस फाइल करना पड़ेगा। 1% का टीडीएस फाइल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए हमने अपनी प्रॉपर्टी आपको बिक्री करी, जी 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हमने जितेंद्र जी को बिक्री की, जी ठीक है, तो आप जो है, जो हमने 80 लाख बिक्री किया है आपको, 80 लाख पे 1% जो है 80,000 रुपये बनता है टीडीएस। जी तो आप जो है 1% 80,000 का, सॉरी 80 लाख का 80,000 बनता है, वो 1% आप अपने पैन के माध्यम से मेरे पैन पे वो टीडीएस फाइल करेंगे। मतलब अपने पैन से आपके पे भरेंगे? हाँ, उसका क्या प्रोसीजर होता है? उसका 26 क्यूबी चालान जनरेट करना पड़ता है, अच्छा, ठीक है, उससे चालान जनरेट होगा, उसमें आपको पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का एड्रेस देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी कहाँ की है, कब रजिस्ट्री हुई, कितना स्टाम्प ड्यूटी लगा उसमें, और उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है, उसका 1% कितना बना, वो 26 क्यूबी में पूरा डिटेल भरा जाता है। सेलर का पैन नंबर भी भरा जाएगा। अच्छा, हाँ, जब आप वहाँ टीडीएस चालान जमा कर देंगे तो एक फॉर्म 16B जनरेट होता है। जी फिर वो जो है, जब वो सामने वाला अपना रिटर्न फाइल करेगा तब उसका वो क्लेम दे पाता है। हाँ, तो मतलब इसे विशेष रूप से यही है कि 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है उस पर जो है 1% का टीडीएस फाइल होगा पहले। फाइल हो गई है। टैक्स जैसे भरते हैं हम लोग, जिसका लग रहा है तो रही है, जिसको लागू नहीं है क्या वो भी भर सकता है इनकम टैक्स? हाँ, भर सकता है, हर कोई भी सकता है? कोई बता, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब
4 लाख वाला या 3 लाख 2 लाख कोई भर हाँ, सकता कोई है, भर सकता तो है। उसको भरने वाले को क्या लाभ हो सकता है, क्या लाभ होगा? भरने वाले को लाभ पहला तो यही है कि अपनी वो इनकम डिस्क्लोज कर देता है, मैं अपनी ओपन कर देता है, इनकम मेरी आय इतनी है। जी। दूसरी बात है कि अगर आप कहीं पे फाइनेंस कराते हैं, कोई लोन कराते हैं, गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, हाउसिंग कराते हैं, तो बैंक जो है सबसे पहले आपसे जो है सोर्स ऑफ इनकम के रूप में आपके आईटीआर्स की डिमांड करती है अच्छा। कि आप अपने 3 साल के आईटीआर्स प्रोड्यूस करिए, जी। जिससे जो है आप जो हमसे लोन मांग रहे हैं वो उससे सेटिस्फाइड हो जाएं कि भाई आप इस काबिल हैं अथवा नहीं हैं। तो इसलिए जो आईटीआर जो है सभी को फाइल करना चाहिए, ये ना देखें कि मेरा इतना रुपया खर्च होता है, वो खर्च होता है, ये तो खर्च लगे ही रहते हैं। भाई एक एग्जांपल ढूंढता है, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मेरे बच्चे का एडमिशन के लिए जब गए थे तो उन्होंने 3 साल का रिटर्न मांग लिया। तो जैसे हाई क्लास में कहीं भी आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है, तो इनकम टैक्स नहीं भी लगता है तो भरना बस चाहिए। मैं बिल्कुल फाइल ITR जो करिए। भरते हैं वो कितने दिन में वापस आ जाता है? कोई लाइफ टाइम लिमिट है क्या, कुछ कैसे होता है? देखिए वैसे प्रोसेसिंग तो ये है कि विद इन 30 डेज में जो है आपके पास जो है refund आ जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार जो है प्रोसेसिंग लेट हो जाती है तो गवर्नमेंट जो है उस पर इंटरेस्ट सहित पेमेंट करती है। अच्छा। हाँ, जैसे कई लोगों के 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। नहीं तो बताया मैंने आपको, अगर जितना वो लेट हो गया उस पर 0.75% का ब्याज लगा के आपको वापस कर देती है सरकार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। लेट वालों को ऐसा कर दिया। अगर मालूम पड़ा आपने गलत तरीके से भरा है तो 1% के हिसाब से आपसे वापस ले लेगी। अच्छा अच्छा। हाँ तो गलत तो खैर भरा ही ना भाई। आज की डेट में ना सब लोग डरते बहुत हैं इनकम टैक्स भरने के लिए, खासकर खासकर जो बड़े लोग जितने हैं, जिनके पास पैसा है ज़्यादा, तो उनके पास तो उन्होंने प्रॉपर एक हायर किए हुए एडवोकेट, वो तो अपने कर लेते हैं। लेकिन आम लोगों में डर फिर भी है कि फॉर्म भरना कैसे है, क्या दिक्कत है, यार छोड़ो यार कौन करेगा इतना झंझट। तो वो डर कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, इनकम टैक्स कोई हुआ नहीं है फिलहाल है। वो तो सीधी सीधी यही बोलता है कि भैया जो आपकी आय हुई है ईमानदारी से हमें बता दीजिए आप, जी। हैं जो हमारा बनता है वो चुपचाप हमें दे दीजिए, हम तो और कुछ नहीं मांग रहे आपसे, डरने की कोई बात ही नहीं है। तो आसान बिल्कुल सही तरीका इसमें क्या रहेगा? जैसे बाकी से आपने जानकारी दे दी, कोई सिंपल आदमी इनकम टैक्स भरना चाहे तो या किसी वकील की मदद ले, या कैसे लोगों के पास जाए, या अपने आप खुद भर ले, इतना क्या उससे आप उसको नॉर्मल नॉलेज है किसी को तो वो कैसे कर सकता नहीं, है? तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्मली जो है व्यक्ति जो है इसकी इनकम टैक्स साइट पे जाके जो है जो वहाँ फॉर्म्स अवेलेबल हैं, अपने फॉर्म को सिलेक्ट करे, जिस कैटेगरी में वो आ रहा है तो अपना फॉर्म सिलेक्ट करे, उसके हिसाब से अपना आयकर भर सकता है वो। अगर कोई मतलब पेचीदगी आती है तो अपने प्रोफेशनल व्यक्ति से अपना उसको फीस दे, अपना मतलब उससे हेल्प ले अपनी। तो मेन क्या होता है, जो नॉर्मल जो इनकम है आपकी वो तो आपको आराम से भर सकते हैं, लेकिन जब आपको दिक्कत आती है कहाँ पे, जब आपके कई तरीके के आप आ रहे हैं, अकाउंट्स हैं आपके पास, कई काम कर रहे हैं, आपको इनकम आ रही है बैंक से है, आपको पता नहीं लग रहा है सही भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक प्रोफेशनल आदमी की। तो आप वो प्रोफेशनल आदमी होना चाहिए बिल्कुल सही, और ऐसा ना हो कि आप गलत आदमी के पास जाओ, गलत गाइड करे आपको और बहुत सारा आपसे ये लालच दे दे कि भाई आपका तो मैं सारा पैसा वापस करवा दूंगा। इसलिए मोटी मोटी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा आ सकता है नहीं आ सकता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ या दिखा रहा हूँ आपको कि आप गलत लोगों के चक्कर में ना पड़े कि भाई हमें बहुत सारा रिटर्न एकदम दिलवा देगा, तो वो अब बहुत मुश्किल है आपका गलत पैसा रिफंड कराना। भाई टैक्स ईमानदारी से भरिए भाई, पे टैक्स होके रिलैक्स। है अच्छा वो एक ये है कि जैसे मान लो कोई आदमी टैक्स दायरे में नहीं आता है, नॉर्मल बंदे का आराम से बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है आपने, उसमें ज़्यादा अकाउंट नहीं भरना, उसका आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें कोई रिबेट देते हैं अपनी तरफ से? आप फॉर्म भरते टाइम का रिबेट क्या आपकी देंगे, तरफ से कोई छूट नहीं है? हम लोग क्या छूट देंगे। नहीं आपके पास आ गया कोई, मान लो पेंशनर आ गया, हाँ। वो बोले कि भाई अरे लला तू भाई देख लियो हमारी तो भैया पैसा कटता ही नहीं है, देखो हर साल पे हमारी, हाँ। तो उसके लिए कितने कर देते आप? अरे भाई हमने बताया था जो भी नॉमिनल होगा वो भर दिया जाता है, कर दिया जाता है उनका, जहाँ जो रिबेट देनी होती रिबेट दे दी जाती है। हाँ तो भैया कुछ हिडन होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं। हाँ तो भैया जो भी पेंशनर वगैरह जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से नॉर्मल भरा जाएगा, तो उस हिसाब से नॉर्मल रियायत अब तो करेंगे। पेंशनर्स बहुत स्मार्ट पेंशनर्स हो गई हैं अब तो, मतलब यही नहीं है कि पहले जो
स्टार्टिंग 2003-4 में जो पेंशन आए थे, पेंशनर थे, उनकी पेंशन तो कुछ नहीं थी आज के हिसाब से। नहीं, अब तो खैर बहुत अब सारी बहुत स्मार्ट पेंशन हो गई है। गवर्नमेंट ने एक्सक्यूज भी बहुत कर दिए है। अब तो हाँ। 12 लाख तक कर दिया है, तो वैसे ही पेंशनर हाँ। बहुत सारे एक्सक्यूज हो गए हैं। हाँ, मुश्किल हो क्योंकि गया। मेरे पिताजी पहले पेंशन इसमें दायरे में आते थे, हाँ। अब वो नहीं आते। हाँ। तो काफ़ी चीज़ें रिलैक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने पेंशनर के लिए। हाँ, वैसे रिलैक्स कर रखा है, लेकिन वही है कि हमारी तो एडवाइस यही रहती है, भले ही टैक्स ना पड़े लेकिन रिटर्न जरूर फाइल करें। हर व्यक्ति को एसेस कर एडवाइस करते हैं, रिटर्न जरूर फाइल करें। तो दोस्तों, अभी हम मिल रहे थे और बातचीत कर रहे थे एडवोकेट दलपत सिंह राठौर जी से, जिन्होंने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है और बिल्कुल सही सलाह भी दे दी है आपको कि आपको ITR भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो दोनों चीज़ें आपको बता दी। ये आपके ऊपर है कि आप ITR भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। आसान तरीका आपको बता ही दिया है। अगर आप स्वयं भरना चाहते हैं तो आप स्वयं भी भर सकते हैं, लेकिन आपको किसी प्रकार की उलझन आ रही है तो प्रोफेशनल व्यक्ति के पास जाएं। और हम तो कर रहे हैं, अगर फरकाबाद के आसपास रहे हैं तो इनके पास आइए, तो आपको रिटर्न बहुत बढ़िया भर के देंगे। और कितने साल से आप कर रहे हैं काम? लगभग 23-24 साल होते हैं। 23-24 साल का एक्सपीरियंस है। और मेरे पिताजी पहले यहीं भरवाते थे, अब वो ITR के दायरे से बाहर हो गए हैं, लेकिन वो भी भरवा नहीं रहे। उनको भी सलाह देंगे कि वही भरवाया करो हर साल। तो आप बताइए कि आपको ये हमारा ITR एपिसोड कैसा लगा ये इंटरव्यू। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में मैसेज करें, तो कोशिश करेंगे कि मैं और एडवोकेट दलपत सिंह जी आपका समाधान कर सकें। और कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए और लगातार लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं आपको पास और भी बहुत सारी वीडियो इस प्रकार की ला सकूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। ओके।